चलिए भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तुम्हारी तबीयत ठीक है? स्टार्ट करें अपनी क्लास। थोड़ी सी आज हमारी क्लास लेट हो गई। वैसे तो आप लोगों ने ग्रुप पर देख ही लिया होगा। जो कल रिसेंट आपका रिजल्ट आया है ना, उत्तराखंड पीसीएस का 2021 का, उसमें से हमारे यहाँ से 11 स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए। मतलब आप देखोगे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए जिन्हें कॉल आई थी, उनमें से आधे कम से कम हैं जो आपके सेलेक्ट हो गए। बहुत जल्दी एक प्रोग्राम होगा उनका, तो आप लोग भी उसको अटेंड करिएगा। तब तक अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जो फेस करने पड़ रहे होंगे। राइटिंग से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, या फिर अपने आप को काम रखने से रिलेटेड, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं उनको आप रखिए अपने पास में। जब उन लोगों के साथ में इंटरेक्शन सेशन होगा, तो क्योंकि वो सिचुएशन से निकले हैं, उन्होंने उस सिचुएशन को खुद फेस किया है, सो वो आप लोगों को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे और बेटर आइडियाज़ दे पाएंगे कि आप कैसे अपने आप को समय पर तैयार कर सकते हो, कैसे अपने आप को समय पर रेडी कर सकते हो। प्लस इंटरव्यू के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो वो आपके साथ में शेयर करेंगे, उससे आपको भी टिप्स लेने में हेल्प होगी। ठीक, तो आज आपको मिठाई भी खाने को मिलेगी अभी थोड़ी देर बाद। इतनी सुबह सुबह शॉप्स खुलती नहीं है, तो अभी मैंने बोला है तो फिर आपने चल खैर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटोलॉजी की हम बात कर रहे थे। हाँ, एटमॉस्फेयर में हमने थोड़ा सा बस स्टार्ट किया था, एक बार उसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ फिर हम आगे चलेंगे। मैंने बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश, इंग्लिश है, तो जो एटमॉस्फेयर है क्या है? थिक गैसियस एनवेलप है जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है। यानी अगर हम कहते हैं कि ये अर्थ है, तो इसको सराउंड करने वाला जो गैसियस एनवेलप है वो है क्या? हमारा एटमॉस्फेयर है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि जो ये एटमॉस्फेयर है ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के साथ में अटैच्ड है। तो अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो ये एटमॉस्फेयर हमारे पास में नहीं होता। यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कि हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, बाकी प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर नहीं है, वो उसको रोक कर रख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने इसमें और देखा था कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो अर्थ है वो कैसी होती? बैरन लैंड होती है। यहाँ पर किसी भी तरीके की लाइफ, किसी भी तरीके का वेजिटेशन, किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं थी। बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसे इन्फ्लुएंस करता है? वेजिटेशन पैटर्न को। यानी किसी भी एरिया में, हमने बात की थी कि किसी भी एरिया में कैसा वेजिटेशन पैटर्न है। वेजिटेशन पैटर्न का मतलब है जब हम प्लेन में आते हैं हमें अलग तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं। बहुत बेसिक डिफरेंस होता है वेजिटेशन और एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर हम करते हैं, वेजिटेशन नेचुरली होता है। सो वेजिटेशन मतलब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेजिटेशन पैटर्न की, इसका मतलब किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में जो फॉरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है, जनरली वेजिटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो फॉरेस्ट जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है उसका क्या पैटर्न है ये डिसाइड होता है एटमॉस्फेयर से। बिकॉज प्लेन में अलग फॉरेस्ट है, जैसे जैसे हाइट पे चलते चले जाते हैं फॉरेस्ट का टाइप चेंज होता चला जाता है। कोनिकल टाइप के हमें फॉरेस्ट जो है वो मिलने लगते हैं, पाइन का फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं, साल का जंगल हमें मिलता है। तो ये वेजिटेशन पैटर्न किससे डिसाइड हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकेंड हमने इसमें देखा था कि जो एटमॉस्फेयर है इट इज ऑल्सो डिसाइड द सॉइल टाइप। हमें पता है सॉइल किससे बनती है? ड्यू टू दी वेदरिंग ऑफ रॉक। जब रॉक्स की, चट्टानों की जब वेदरिंग होती है तब बनती है आपकी सॉइल। अब चट्टानों की वेदरिंग जल्दी होगी, देर में होगी, किस चट्टान की वेदरिंग होगी, ये सब डिसाइड होगा एटमॉस्फेयर से। बिकॉज वेदरिंग के लिए क्या आपका रिस्पॉन्सिबल है? प्रेशर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है या इनको डिपेंड करती है वेदरिंग। तो सॉइल टाइप को भी डिसाइड करता है, साथ ही साथ टोपोग्राफी। नाउ टोपोग्राफी का मतलब होता है
सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर पहाड़ है, प्लेटू है, प्लेन है, ये सब कहलाता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसे एटमॉस्फेयर डिसाइड करता है? मान लीजिए कहीं पर पहाड़ बना हुआ है, बहुत तेज बारिश हो गई, बारिश किसका फिनोमेना है? एटमॉस्फेयर का। बारिश हो जाएगी, पहाड़ क्या होगा? बह जाएगा, तो टोपोग्राफी चेंज हो गई। द माउंटेन गेट चेंज इनटू द प्लेन और प्लेटू। देन अगेन अगर हम देखें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो रॉक क्या हो गई? टूट गई बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, चटक जाती है रॉक में, फ्रैक्शन हो जाता है या फॉल्टिंग हो जाती है, चटक गई, उससे क्या हुआ? माउंटेन या प्लेटू अगेन किस में चेंज हो गया? प्लेन्स में। सो द टोपोग्राफी ऑफ अर्थ इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एटमॉस्फेयर। बहुत सारे फिनोमेना जो एटमॉस्फेयर में होती हैं वो डिसाइड करती है कि टोपोग्राफी कैसी होगी। ये हमने देख लिया। एयर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस may survive for some time without food and water but cannot survive without the air। इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही शो करता है कि हमें एटमॉस्फेयर को ग्रेट डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज नॉट ओनली आवर लाइफ बट द इकोनॉमी, but the environment and the culture and the civilization, everything is related with the atmosphere। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमी, कुछ भी कह लें, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? फूड सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेयर एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट द एटमॉस्फेयर। नाउ एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड एनवलप है जो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करता है। ध्यान रखिएगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। बहुत सारी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ the air is an integral part of the Earth's mass and 99% of total mass of atmosphere is confined to the Earth's surface। This line is very important। क्या कहा है यहाँ पर कि जो आपकी एयर है वो अर्थ के मास का, अर्थ का जो मास जब हम लेते हैं तो अर्थ के मास में तीनों चीजें इंक्लूड करते हैं, दैट इज योर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जब तीनों को इंक्लूड कर लिया जाता है तो कंबाइंडली बनता है अर्थ का मास, प्लस इसके साथ साथ बायोस्फीयर। यानी अर्थ के मास की जब भी बात होगी तो आपको हम क्या कह रहे हैं? अर्थ 4 स्फीयर्स में डिवाइड है। अर्थ क्या है? 4 स्फीयर्स में डिवाइड है। पहला स्फीयर, स्फीयर इज अ जोन, क्षेत्र, एरिया। स्फीयर एरिया है एक तरीके से कि अर्थ किस में डिवाइड है? 4 जोन्स और 4 स्फीयर्स में डिवाइड है। वन इज लिथोस्फीयर, अनदर इज हाइड्रोस्फीयर, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर, एंड तीनों जहाँ पर कन्फ्लुएंस करते हैं दैट इज बायोस्फीयर। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द अर्थ मास तो हम चारों का मास कंक्लूड करके उसके बाद निकालेंगे कि अर्थ का मास कितना है, तो चारों को सम करेंगे। इसमें जो अर्थ का मास है उसका इंटीग्रल पार्ट है एयर एंड 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the earth surface। और जो 99% एटमॉस्फेयर का भाग है ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है और इसमें से 99% जो एयर प्रेजेंट है वो अर्थ की सरफेस के पास में प्रेजेंट है। यानी कि अगर आपको दिया जाए कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चलते चले जाते हैं द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाट आई सेड, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चलते चले जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बिकॉज नीचे सरफेस के पास में यहाँ पर बहुत सारी एयर प्रेजेंट है। अराउंड 99% जो एयर है वो यहीं पे प्रेजेंट है। बाकी रेस्ट 1% ऑफ एयर जो है वो ऊपर के इलाके में प्रेजेंट है, अर्थ की सरफेस से ऊपर दूरी पर। तो जब यहाँ पर बहुत सारी एयर प्रेजेंट है इसका मतलब द डेंसिटी ऑफ एयर विल बी हाई। और ऊपर डेंसिटी ऑफ एयर कैसी होगी? नीचे डेंसिटी ऑफ एयर हाई, ऊपर डेंसिटी ऑफ एयर लो होगी। क्लियर है? बात समझ में आई?
Now, the air is colorless and odorless and can be felt only when it blow as wind. ये भी बिल्कुल सही बात है कि air और wind इन दोनों में डिफरेंस क्या है. What is the difference between air and wind? हम एक कहते हैं हवा, वायु, दूसरा कहते हैं पवन. क्या अंतर है दोनों में? वन इज स्टैटिक, अनदर इज डायनेमिक. एक स्टेबल है और दूसरी मूविंग है, दूसरी चल रही है. हवा हमें कब महसूस होती है? जब चलती है. क्लियर? बात समझ में आई है? यानी हम कब कहते हैं हवा चल रही है? जब वो मूवमेंट कर रही होती है. जब पत्ता हिलता हुआ हमें दिखाई देता है तो हम कहते हैं हवा चल रही है. वैसे तो एयर प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है. आप अभी बाहर निकल के देखिए, आप सांस ले पाएंगे, यानी आपके चारों तरफ एयर तो प्रेजेंट है, बट विंड प्रेजेंट नहीं है. विंड कब प्रेजेंट होगी? जब पत्ता हिल रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा. तो व्हेनेवर एयर इज इन मूवमेंट इट इज कॉल्ड एज विंड. तो एयर और विंड में अंतर क्या है? एयर स्टैटिक पोर्शन है और विंड डायनेमिक है, मूविंग है, मूवमेंट में है, चल रही है. नाउ द क्वेश्चन इज, एयर मूव करती क्यों है? वाई एयर बिकम्स विंड? एयर विंड में चेंज क्यों हो जाती है? द सिंपल रीजन इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस. बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस. हम बाहर निकले, हमने देखा एयर तो है, हम महसूस कर पा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, मतलब एयर है. एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक, हम बाहर निकले, हमें पता है एयर है, हम सांस ले पा रहे हैं, एयर है, लेकिन विंड नहीं है इस समय. एयर कब विंड में चेंज होगी? जब प्रेशर डिफरेंस होगा. ठीक, बात समझ में आ रही है? नाउ प्रेशर डिफरेंस होने का मतलब क्या है? एक एरिया पर हाई हाई प्रेशर होगा, दूसरे एरिया पर लो प्रेशर होगा. क्लियर है? किसका प्रेशर हाई, किसका प्रेशर लो? एयर का. ठीक, मान लेते हैं ये आपका इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, सिविल एकेडमी, उसकी बिल्डिंग है. ये आपका बल्लूपुर चौक है. ठीक, ठीक है. अब आपके सिविल एकेडमी से विंड चल रही है बल्लूपुर चौक की तरफ. क्यों चल रही है? क्योंकि सिविल एकेडमी वाले एरिया में जो प्रेशर है वो हाई है. हाई प्रेशर होने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है उसमें गैसेस के पार्टिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. गैसेस के पार्टिकल होते हैं. एयर किससे बनी है? गैस से. गैस किससे बनी है? पार्टिकल से. समझ में आ रहा है? एयर किससे बनी है? गैस से. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस. गैस किससे बनी हुई है? पार्टिकल से. पता है एयर के अंदर गैस है, गैस के अंदर क्या है? पार्टिकल है. जैसे CO2 गैस है, उसमें क्या है? कार्बन का पार्टिकल होगा, ऑक्सीजन का पार्टिकल होगा. ठीक, पार्टिकल का अपना क्या होता है? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास होता है. हर एक पार्टिकल का अपना एटॉमिक मास होता है. तो वो क्या प्रेशर करता है, क्या दबाव डालता है? एयर प्रेशर. तो यानी कि एयर में प्रेजेंट जो गैसेस हैं और गैसेस में प्रेजेंट जो पार्टिकल हैं उनका जो प्रेशर है, पार्टिकल्स का जो वेट है, वेट की वजह से प्रेशर होता है. जैसे मेरा वेट, मेरे वेट का प्रेशर अलग होगा. कोई हल्का व्यक्ति होगा उसके वेट का प्रेशर अलग होगा, कोई हेल्दी व्यक्ति होगा उसका प्रेशर अलग होगा. ठीक, दबाव सबका अलग अलग होगा और मेरा प्रेशर मेरे वेट के हिसाब से तय होगा कि मेरा वेट कितना है. उसी तरीके से एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. गैसेस इज अ मिक्सचर ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के पास में क्या है? एटॉमिक वेट, भार है. तो वो क्या डालते हैं? प्रेशर डालते हैं. ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा. क्लियर? जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एयर में कम होंगे वहाँ पे प्रेशर कम होगा. बात समझ में आ रही है? और जब भी कभी प्रेशर डिफरेंस दो एरियाज के बीच में बनेगा, हमेशा नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए तैयार रहती है. उसे नहीं पसंद आता कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा और कहीं पे कोई चीज़ कम हो,
वो तुरंत बैलेंस करने की कोशिश करती है, इसे भी बैलेंस करने की कोशिश करेगी। और हाई प्रेशर से एयर कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ चल गई, मूवमेंट हो गया। नाउ दिस इज विंड। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो एयर जब चलेगी तो क्या चलेंगे? पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल? जो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे पहुँच जाएंगे। थोड़े समय के बाद यहाँ का प्रेशर भी और यहाँ का प्रेशर भी बराबर हो जाएगा, एयर रुक जाएगी, विंड रुक जाएगी, हवा चलनी बंद हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे पूरी क्लाइमेटोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा एयर स्टैटिक है, विंड डायनेमिक है। एयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है, गैसेस में पार्टिकल प्रेजेंट है जिनका प्रेशर होता है। विंड तब चलती है जब दो एरियाज के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है, कहीं का प्रेशर ज़्यादा कहीं का प्रेशर कम, तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ चल जाती है और यही विंड होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि कभी तो हवा बहुत तेज चलती है, कभी हवा बहुत धीमी चलती है। बहुत तेज चलती है कभी कभी हवा, कभी कभी हवा बहुत धीमी चलती है। ठीक। अब अगर ये प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हवा बहुत तेज, अगर ये प्रेशर डिफरेंस कम है तो हवा की स्पीड धीमी होगी। क्लियर है? मतलब प्रेशर को हम मेजर करते हैं मिली बार में। अगर सिविल एकेडमी के एरिया का प्रेशर कितना है? 100 मिली बार और बल्लभपुर चौक का प्रेशर 10 मिली बार, डिफरेंस हुआ 90 मिली बार। ठीक है, हवा चलेगी तेज, 90 मिली बार का डिफरेंस बड़ा डिफरेंस है। ठीक। वहीं सिविल एकेडमी से बल्ली वाला चौक, सिविल एकेडमी का 100 MB, बल्ली वाली चौक का 40 MB, डिफरेंस 60। यहाँ पे विंड की स्पीड ऑफ विंड कम होगी, यहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? आई कैन से द प्रेशर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ विंड। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यानी कि अगर किसी एरियाज के बीच में प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है, दबाव में जो अंतर है वो ज़्यादा है, उस एरिया में विंड की स्पीड भी ज़्यादा होगी। हवा की जो गति है, जो वेग है जिससे वो चलती है, स्पीड ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। दो एरियाज आपको दिए जा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में, और आपको दिया जाएगा एक एरिया है जिसका ए एरिया का प्रेशर डिफरेंस 10 MB है एंड बी एरिया का प्रेशर डिफरेंस, बी जो दो एरियाज हैं उनका प्रेशर डिफरेंस 20 MB है। किस एरिया में विंड की स्पीड ज़्यादा होगी? जिसका डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ पर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। क्लियर? अब डिफरेंस ज़्यादा कब होगा? जब एक एरिया में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और दूसरे एरिया में बहुत कम लो प्रेशर। लू चलती है, गर्मी के मौसम में लू बहुत तेज़ चलती है, लू की स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से इंटेंस लो प्रेशर का एरिया बनता है। गर्मी की वजह से पार्टिकल दूर दूर भागते हैं, एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा? कम, लो हो गया। अब जब ये बहुत इंटेंस होता है, दूसरी जगह पे बहुत हाई प्रेशर होता है, वहाँ से हवा बहुत तेज स्पीड के साथ में चलती है। सेम कॉन्सेप्ट फॉर दी साइक्लोन। जब साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, आंधी आती है, सब में ये कॉन्सेप्ट काम करता है। एक एरिया जहाँ पर आप आंधी महसूस कर रहे हैं वहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी होगी, और देखना तभी आंधी आएगी जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो लो प्रेशर इंटेंस क्रिएट होता है, और वो इंटेंस लो प्रेशर
चारों तरफ से अपनी तरफ हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा होता है कि यहाँ बहुत तेज लो प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर से हवाओं आओ और यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करो। तो जब चारों तरफ से बहुत तेजी से हवाएं आती हैं तो लो प्रेशर फिल हो जाता है, थोड़ी समय के बाद लू चलनी बंद हो जाती है। दिन ही के समय लू क्यों चलती है? कभी रात में लू चलते हुए देखा है? नहीं, दिन में चलती है। सूरज है ना दिन में, हाई टेम्परेचर, गर्मी, जब गर्मी तो पार्टिकल भाग रहे हैं एक दूसरे से। क्यों? टेम्परेचर मिलने के बाद पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, तेजी से एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चले आगे। बस इसको अच्छे से पकड़ के रखना इस बात को। पूरी क्लाइमेटोलॉजी में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ये बेस है। साइक्लोन, रेन सब इसी से क्लियर होता जाएगा आपका। ठीक, चलो। इसका मतलब एयर और विंड में सिर्फ तो छोटा सा डिफरेंस है। एयर स्टैटिक है, रुकी हुई है, और विंड डायनेमिक है, मूवमेंट में है। मूव क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस की वजह से। नाउ अब हम आ जाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पर। ये जो एटमॉस्फेयर हमने देखा, ये है कैसा, क्या क्या चीजें हैं जो इसमें प्रेजेंट है। नाउ द एटमॉस्फेयर इज अ थिक गैसियस envelope which surrounds the earth from all sides. It is attached with the earth's surface due to gravitational force of earth, ये तो हम देख चुके हैं। It is an important component of ecological system as it provides necessary gases, heat, water to all the living beings। यहाँ पर हीट को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है कि एटमॉस्फेयर हमें हीट नहीं देता। हमें सारी की सारी जो गर्मी है वो मिलती है सोलर रेडिएशन से, बट एटमॉस्फेयर हमें रेडिएशन नहीं देता, हीट देता है। हीट और रेडिएशन में फर्क है, दोनों में अंतर है। ठीक, जैसे जब भी कभी आप कोई गर्म चीज के पास में खड़े होते हैं, जहाँ पे जैसे किचन में बर्तन गर्म हो रहा है, कुछ खाना बन रहा है, आप उसके पास में खड़े होते हैं, आपको रेडिएशन नहीं फील होगा, रेडिएशन नहीं निकाल रहा है वो बर्तन, हीट निकाल रहा है। तो हीट और रेडिएशन दोनों में फर्क है। ठीक, सोलर रेडिएशन है, एटमॉस्फेयर उन रेडिएशंस को ट्रैप करके हमें उसकी हीट प्रोवाइड करता रहता है, उसकी गर्मी देता रहता है। क्लियर? नाउ वाटर भी देता है, इट ऑल्सो फिल्टर द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, साथ ही साथ ये इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को भी फिल्टर कर देता है एटमॉस्फेयर। तो ये सारे रोल्स आपके एटमॉस्फेयर के हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा एटमॉस्फेयर डिटरमाइंस द वेजिटेशन पैटर्न, atmosphere determines the soil type, atmosphere determines the topography of earth, atmosphere gives us heat. These are the application or significance of atmosphere, और इसीलिए हमारे लिए atmosphere जरूरी है। आपको 4 या 5 रोल एटमॉस्फेयर के ऑप्शंस में लिख के देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये सारे काम एटमॉस्फेयर ही करता है? तो यस, सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर के द्वारा ही करी जा रही है, जो भी आपको अभी हमने देखा ना। ये प्रिवेंट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ की सरफेस पर पहुंचने से, और ये अर्थ को बहुत ज़्यादा हॉट होने से भी बचाता है। यानी हीट तो देता है बट अर्थ को बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होने देता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देता है। किसी चीज़ को, किसी रेडिएशन को आने देता है, किसी को नहीं आने देता। तो उसे मालूम है कि ये रेडिएशन अर्थ के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत गर्मी दे देंगी, हार्म कर देंगी, तो उन्हें नहीं आने देता, उन्हें वापस वहीं से स्पेस में भेज देता है। The height of the atmosphere is estimated about 29,000 kilometers from the sea level। तो sea level से लगभग 29,000 किलोमीटर के आसपास होता है आपका एटमॉस्फेयर। The physical and chemical processes of the atmosphere, weather and climate elements like temperature, air pressure, humidity, wind, etc. are continuously affecting the development of flora and fauna। Now next आपसे पूछा जाएगा कि जो डेवलपमेंट है फ्लोरा और फोना का, वो एटमॉस्फेयर की किन फिजिकल प्रोसेसेस से अफेक्ट होता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमने क्या देखा? एटमॉस्फेयर इज अ एनवलप,
किसका एनवेलप है? गैसेस का। बहुत सारी फिजिकल प्रोसेसेस, बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही हैं, और ये सारी फिजिकल और सारी केमिकल प्रोसेसेस अर्थ पर मिलने वाले फ्लोरा और फौना, प्लांट और एनिमल्स के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। क्लियर है? अब वो प्रोसेसेस क्या हैं? पहला है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स जैसे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड। विंड मैंने आपको समझा दिया, एयर प्रेशर मैंने आपको समझा दिया है, टेम्परेचर आप जानते हैं। नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट। ठीक है, एक है मौसम और दूसरा है जलवायु। दोनों में कुछ अंतर है या दोनों सेम है? Is there any difference between weather or climate, or both the terms are same? Yes, what is the difference? Yes, absolutely right. वेदर और क्लाइमेट में अंतर है। हम आज सुबह सुबह जब मैं उठी, बारिश हुई थी पूरी रात, मैंने कहा आज मौसम बड़ा सुहाना है, इट्स वेदर। मैंने ये नहीं कहा कि आज की जलवायु बहुत सुहानी है, आई सेड आज का मौसम बड़ा सुहाना है। यानी कि वेदर एटमॉस्फेयर की वो घटना है, एटमॉस्फेयर का वो इंसिडेंस है, वो फिनोमिना है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। हम क्या कहते हैं, सुबह तो अच्छी खासी धूप निकल रही थी, शाम को मौसम देखो कितना अच्छा हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, मौसम। ठीक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, तो हम एटमॉस्फेयर की लॉन्ग टर्म को कह रहे हैं, लंबे समय में जो चेंजेस आ रहे हैं। जैसे वी आर सेइंग क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी कहा है वेदर चेंज हो रहा है? नहीं। वेदर चेंज कब कहते हैं? जब गर्मी से सर्दी आ जाती है, 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद गर्मी से सर्दी आ जाती है, सर्दी से बरसात आ जाती है, बरसात से फिर गर्मी आ जाती है, तो हम कहते हैं क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है ना, इसलिए बीमारियां फैल रही हैं, ऐसा हम कहते हैं। यानी वेदर शॉर्ट टर्म के लिए है, और हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कब से कहते आ रहे हैं? कम से कम 20 साल तो मुझे ही होगा देखते हुए। व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन या 12th में जब मैं थी, तभी से ही कहने लगे थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट। तो जब हम एटमॉस्फेयर की लॉन्ग टर्म घटनाओं की बात करते हैं, लंबे समय तक किसी एरिया में जैसा मौसम रहता है, जैसे हम क्या कहते हैं, इंडिया का क्लाइमेट और यूरोप का क्लाइमेट, वेदर नहीं कहते, हम कहते हैं इंडिया का क्लाइमेट यूरोप के क्लाइमेट से अलग है। तुम्हारे यहाँ का क्लाइमेट और हमारे यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। साउथ वालों को हम कहते हैं हमारे यहाँ का क्लाइमेट और हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग है। यानी पूरे साल जो मौसम रहता है उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। क्लियर है? बात समझ में? नो, नेक्स्ट आते हैं ह्यूमिडिटी। क्या होती है ह्यूमिडिटी? है क्या होता है? नमी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ यू विल एक्सप्लेन ह्यूमिडिटी? नमी कहाँ से आती है? मॉइस्चर कहाँ से आता है? किसकी बढ़ जाएगी? वाटर वेपर की। देखो ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एनी एयर। यानी किसी एरिया की एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर की मात्रा को उस क्षेत्र की ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही की बात कर लेते हैं। अभी बारिश हुई थी रात तक, अभी बहुत तेज धूप है, धूप है। धीरे धीरे क्या होगा, 2 बजेगा, 2:30 बजेगा, बहुत ह्यूमिडिटी हो जाएगी। आप सब बोलोगे सुबह मौसम इतना अच्छा था, अब कितनी ह्यूमिडिटी फील हो रही है, कितना गर्मी गर्मी सी लग रही है, पसीना पसीना चिपचिपापन सा लग रहा है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, जब ये ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, शाम को आके फिर से बारिश हो जाएगी।
तो सारी ह्यूमिडिटी गायब। क्लियर? यानी किसी भी एरिया में, जैसे सपोज ये एरिया है, कोई भी एरिया, इंडिया का एरिया ही मान लेते हैं, इंडिया है पूरा, इंडिया के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर, ये इंडिया, इंडिया के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर। एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसकी अमाउंट को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। गर्मी के मौसम में हम अक्सर कहते हैं कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, अब देखना रात को बारिश होगी पक्का, हम खुद ही कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ की एयर में वाटर वेपर इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि अब एयर कैरी ही नहीं कर सकती। तो जब उसे एयर कैरी नहीं कर पाएगी तो बरसाएगी ना। रेन में क्या बरसता है? वाटर वेपर। वो वाटर वेपर जो कंडेंस्ड हो गई है इसमें, वाटर ड्रॉपलेट में, क्लाउड्स में, वही बरस जाती है। ठीक है, अब बरसेगी कब? जब बहुत ज़्यादा होगी। किसी पर हम बारिश पैसों की कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। जब तक हमारे पास कम रहेंगे तब तक हम दूसरे पे बारिश नहीं करेंगे ना, है ही नहीं। अपने लिए ही नहीं है तो तुम्हें कहाँ से करेंगे? यही बोलते हैं हम, सीधी सी बात। यानी जब वाटर वेपर एयर में बहुत ज़्यादा हो गई है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। क्लियर? अब अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर किसी एरिया की एयर में बढ़ेगी तो क्या होगा? बारिश। बढ़ेगी तो क्या होगा? क्लाउड, बारिश। किसकी घटना है? एटमॉस्फेयर की। किसकी प्रोसेस है? एटमॉस्फेयर की। बारिश कहाँ से होती है? एटमॉस्फेयर से, ऊपर से होती है। ठीक, अगर कहीं की एयर में वाटर वेपर कम होगी तो क्या नहीं होगी? बारिश नहीं होगी। मौसम कैसा रहेगा? सूखा। किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। क्लियर? जैसे राजस्थान का डेजर्ट, बारिश नहीं होती है, वाटर वेपर ही नहीं है। वाटर वेपर कहाँ से आती है? सी से, वाटर बॉडी से, समुद्र से। इसीलिए कोस्टल एरियाज में, मुंबई, कर्नाटक, केरल, रोज बारिश होती है, डेली, एवरी डे, हर दिन बारिश होती है। समुद्र दिन में गर्म होता है, ढेर सारी वाटर वेपर देता है, बहुत सारी वाटर वेपर इकट्ठी हो जाती है, एयर उसको कैरी नहीं कर पाती है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है, शाम तक बरस जाती है, सारी वाटर वेपर नीचे, एयर क्लियर, ह्यूमिडिटी खत्म। जैसे बारिश हो जाती है हमें रिलैक्स मिलता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ठीक, जैसे जब भी कभी ह्यूमिड डेज होते हैं गर्मी के मौसम में, जब हम कहते हैं अक्सर बहुत चिपचिपी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, देखना शाम को बारिश होगी, तब हमारा पसीना सूखता नहीं है। आपको चिपचिपापन क्यों फील होता है? क्योंकि आपका जो स्वेटिंग है, गर्मी की वजह से बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, बट स्वेटिंग सूख नहीं रही है। अगर सूख जाती है तो गर्मी नहीं लगती। आप देखिए, महसूस करिए, कभी भी अगर पसीना आया और सूख गया, गर्मी नहीं लगेगी बहुत ज़्यादा, घबराहट नहीं होगी, चिपचिपापन नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं सूखेगा तो गर्मी लगेगी। अब सूख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपके चारों तरफ जो एयर है ऑलरेडी वाटर वेपर भरा पड़ा है, मुझे और ज़रूरत नहीं है आपके बॉडी से निकालने की, तो नहीं निकालता, नहीं इवेपोरेट होता। इसीलिए हमें ह्यूमिडिटी महसूस होती है। जो ह्यूमिडिटी, इन शॉर्ट अगर हम कहें, ये कॉन्सेप्ट अगेन दोबारा आएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बट शॉर्ट में अगर हम कहें आर्द्रता या ह्यूमिडिटी या नमी या मॉइस्चर, it is the amount of water vapor that is present in the atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो जलवाष्प की मात्रा है उसे हम ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कहते हैं। विंड आपको समझ में आ गया, एयर प्रेशर आपको समझ में आ गया, ये सारी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि रेन, केमिकल प्रोसेस, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होगी तो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे CO2 और वाटर वेपर मिल करके क्या बना देगी? कार्बोनिक एसिड। SO2 गई, वोल्केनो से निकल के सल्फर डाइऑक्साइड पहुंची और वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है,
पानी और SO2 मिलकर के क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द केमिकल प्रोसेस। तो सारी की सारी एटमॉस्फेयर क्या होगा? एसिड रेन। वो भी कहाँ से होती है? एटमॉस्फेयर से। तो जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस एंड फिजिकल प्रोसेसेस एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही है, दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सबके कंबाइंड काम की वजह से हो रही है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी तरीके की? अगर हो तो अभी बता दो, नहीं तो फिर आगे चीज़ें और टफ होती जाएंगी। पहले इतना एकदम समझ में आ गया? ह्यूमिडिटी क्या है, विंड क्या है, प्रेशर एयर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, कैसे सब चेंज होते हैं, कैसे परिवर्तित होते हैं। एकदम चले आगे। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये डायग्राम आप बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं, हम इसे नहीं देखते, हम सीधे आते हैं। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ दी 3 एलिमेंट्स। किनसे बना है? 3 चीज़ों से। 3 चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। पहली है गैस, दूसरी है वाटर वेपर, तीसरा है एरोसॉल। तो अगर कहीं पे दिया हो एटमॉस्फेयर इज दी एनवलप ऑफ गैसेस ओनली, गलत कराना। एटमॉस्फेयर केवल और केवल गैसेस का लिफाफा नहीं है, कवर नहीं है। इट इज द एनवलप ऑफ गैस, वाटर वेपर एंड एरोसॉल, तीनों का मिक्सचर है। ठीक है? क्लियर? जैसे जो बहुत सुंदर सा एनवलप होता है, एक होता है प्लेन एनवलप वाइट कलर का, जो जनरली ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है, वो सिर्फ सफ़ेद रंग के कागज़ का होता है। ठीक। एक होता है जो हम शादी में लिफाफा देते हैं, शादी में जो देते हैं, उस पर एक सिक्का भी लगा होता है, एक डोरी भी बंधी होती है और कलरफुल भी होता है, एनवलप होता है। ठीक है? तो अगर पूछा जाए प्लेन एनवलप में और शादी वाले एनवलप में क्या डिफरेंस है, तो प्लेन एनवलप में सिर्फ सफ़ेद कागज़ है, इट इज अ एनवलप ऑफ वाइट पेपर ओनली। लेकिन जो शादी वाला लिफाफा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डोरी, सिक्का और पेपर। ठीक, उसमें तीनों चीज़ें। सेम उसी तरीके से एटमॉस्फेयर, ओनली वर्ड यूपीएससी में बहुत ध्यान रखना। कुछ कीवर्ड्स हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के आंसर को निकालने के लिए, वो बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, और उस समय पर हम बस ओनली, नेवर, ऑलवेज इन्हीं में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। हमें लगता है यार ओनली लिखा है, क्या पता होता होगा। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ओनली नहीं है। अक्सर ऐसा दे देते हैं यूपीएससी का पेपर में, बहुत, अगर आप देखेंगे सिंपल होता है प्रीलिम्स का। आप जितनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, अगर 1 से 1.5 साल आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, आराम से यूपीएससी का पेपर प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, क्वालिफाई किया जा सकता है। बट सिर्फ पढ़ाई से नहीं, स्मार्ट टेक्निक से। अगर मेरे सामने भी, मुझे मेरे ख्याल से 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अगर आज भी मेरे सामने यूपीएससी का पेपर कोई लेकर के आ जाएगा फ्री का, मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद से जो मुझे याद होंगे क्वेश्चन, सिर्फ 40 याद होंगे, जिनके मैं शॉर्ट शॉर्ट आंसर लगा पाऊंगी और वो सही होंगे। लेकिन 40 में मेरी मेरिट नहीं आ रही। मेरिट के लिए मुझे कितने क्वेश्चन और बढ़ाने हैं? कम से कम 15 क्वेश्चन और बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज 50 से 55 के बीच में आपका यूपीएससी का प्री निकलता है। अब वो 15 क्वेश्चन मेरे सही हो, उसके लिए मैं छोटी छोटी ट्रिक्स यूज करूँगी, और उन ट्रिक्स से एकदम सही नहीं बट आसपास का आंसर निकालने की कोशिश करूँगी। अगर मैंने ये ट्रिक 60 क्वेश्चन पे अप्लाई की, 60 पे, तो प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से, मैंने 60 पे भी नहीं की, 50 पे की, तो प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से मेरे 15 क्वेश्चन सही निकल आएंगे, आराम से निकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं ब्लाइंड गैस नहीं कर रही हूँ, छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ऑलवेज दिया है, ओनली दिया है, नेवर दिया है, ढेर सारी कोई टेक्नोलॉजी दे देता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई। अब मान लो आपको दे दे क्या एआई से बर्तन साफ किए जा सकते हैं, एक ऑप्शन में ये बना करके दे दे, अभी तो नहीं किए जा सकते, बट
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्या पता आगे करने चले होने लगे तो सही होगा, करे जा सकते हैं। वो मुझे उस टाइम पर दिमाग लगाना है कि इट्स एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इससे कुछ भी किया जा सकता है, डिपेंड करेगा साइंटिस्ट क्या करवाना चाहता है, सब करवा लेगा वो। तो इसका मतलब सारे जो 7-8 ऑप्शन दिए हुए हैं सब सही है। हमने देखा यूपीएससी का एक क्वेश्चन पूरे आधे पन्ने में टाइप है, ऐसे ही होता है इतना बड़ा सा क्वेश्चन, पहले खूब बड़ी सी कहानी लिखी होती है, उसके बाद 7-6 ऑप्शन होते हैं, उसके बाद कोड पूछा गया होता है 1 करेक्ट 2 करेक्ट 1 2 3 तीनों करेक्ट ऑल करेक्ट। अब इतना बड़ा सवाल देख करके पहले ही डर लग जाता है, इसलिए सबसे अच्छा ट्रिक जितना बड़ा सवाल उतना सिंपल, उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए और उसमें छुपे हुए क्लू को खोजिए। कोई ना कोई एक क्लू वो ज़रूर दे करके जाएगा आपको, जो आपने पढ़ा होगा या जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा होगा, बस वही लगाना है उस टाइम पर। तो इसीलिए ये छोटे छोटे जो, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत करो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आप समझ जाओ कि यूपीएससी का दिमाग कहाँ चलता है, कितना चलता है, कहाँ हमें वो गिराने की कोशिश करता है। जैसे जब हम खेलते हैं कोई गेम खेलते हैं ना, तो हम अपनी टेक्निक से ज़्यादा सामने वाले की टेक्निक पे ध्यान देते हैं, ये कैसे करता है, ये कब मारता है, हाथ का कौन सा इस्तेमाल करता है, कौन सा इसका हाथ कमज़ोर है, कौन सा पैर इसका कमज़ोर है, क्या टेक्निक है इसकी खेलने की। अगर आप स्पोर्ट्स में कभी देखेंगे, बॉक्सिंग या एवरी स्पोर्ट जो भी होता है, उसमें अपनी टेक्निक को बेटर करने से ज़्यादा स्टडी सामने वाले की टेक्निक पे की जाती है, कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो कैसा है। यही सेम यूपीएससी में है। और वो कैसे पता चलता है, जब आप उसके प्रीवियस मैचेस देखते हो, आपका जो कोच होगा या जो भी होगा वो क्या कर रहा होता है, आपके कॉम्पिटिटर के प्रीवियस मैच देखता है और वो बता देता है आपको, देखो ये शुरू में ना तुम्हें थकाएगा, उसके बाद जब तुम बहुत थक जाओगे तब तुम पर अटैक करेगा। तो इसीलिए इस पर शुरू से ही तुम हावी रहना, तो इस तरीके की ट्रिक्स आपको देता है। तो उसी तरीके से आपको भी यूपीएससी में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना है, देखते रहना है, और यूपीएससी का माइंड समझते रहना है, एक्चुअली में क्या चाहता है यूपीएससी हमसे, ये है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, पहला गैस, वाटर वेपर एंड एरोसॉल। नाउ गैस और वाटर वेपर समझ में आता है, एरोसॉल क्या होता है, व्हाट इज एरोसॉल, हाउ यू कैन डिफाइन द एरोसॉल। हमने बहुत सुना है, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा रहता है। खैर आप लोग देहरादून में रहते हैं, आप लोगों का एटमॉस्फेयर बहुत साफ़ है, हम लोग एनसीआर रीजन से आते हैं, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। हम आए दिन अखबारों में एरोसॉल 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 पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ आइडिया हो, व्हाट इज एरोसॉल। ड्रॉपलेट्स कहाँ, ओनली ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल कहाँ, एयर में, दोनों ठीक हो, एनी काइंड ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर, the particle could be gas, the particle could be solid, the particle could be water droplet, या कोई भी लिक्विड हो सकता है। जब किसी भी तरीके का पार्टिकल, वेदर इट इज सॉलिड पार्टिकल जैसा इन्होंने कहा डस्ट पार्टिकल, या फिर लिक्विड का पार्टिकल, आपने कहा जैसे वाटर वेपर, किसी ने कहा किसी केमिकल का पार्टिकल, मे बी एसिड का पार्टिकल, ठीक है, कोई हो सकता है गैस के ही पार्टिकल गैस में सस्पेंडेड हो, जैसे CO2 गैस के पार्टिकल पूरी एयर में सस्पेंडेड हो, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर, तब हम उसे कहते हैं एरोसॉल। बहुत तरीके का हो सकता है, एनवायरनमेंट में हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, स्मोक, धुआं। अब धुआं क्या है, एयर में धुआं है कि नहीं, एयर थी आपके चारों तरफ, यहाँ मैंने जला दी आग, आग से निकला धुआं, हम क्या कहते हैं, किसने कचरा जला दिया, सारी हवा में धुआं धुआं हो गया, सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है। धुआं किस में मिला है, एयर में जाके। धुआं क्या है, एरोसॉल। स्मोक क्या है, एरोसॉल। धुआं कैसा दिखता है, काला काला दिखता है, ग्रे रंग का दिखता है धुआं। किसी भी अगरबत्ती से, किसी भी धूप बत्ती से धुआं निकल रहा होता है, कैसा होता है, काला।
जहाँ जिस जगह पर धूप बत्ती जल रही है उसकी ऊपर की दीवार कैसी हो जाती है, काली। यानी कि धूप बत्ती के धुएं में क्या है, पार्टिकल। किसका, कार्बन का। काहे में सस्पेंडेड है, एयर में, गैस में। तो जब सॉलिड पार्टिकल, कार्बन क्या है, सॉलिड, लिक्विड नहीं है, सॉलिड है। व्हेन सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर क्या बना देते हैं, स्मोक। स्मोक क्या है, एरोसॉल। क्लियर है, बात समझ में। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। एक आपने सुना होगा स्मोग या कोहरा। कोहरा सुना है, कोहरा जब होता है ठंड के मौसम में सफ़ेद सफ़ेद कोहरा हो जाता है, और जब हम जाते हैं तो हमें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। कभी कभी नहीं होती, कभी कभी होती है। दिल्ली के इलाके में आएंगे होगी, आपके इलाके में एयर प्योर है तो नहीं होती। अब नाउ व्हाट इज स्मोक। स्मोक का जो कलर है, कोहरे का जो रंग है, क्या काला होता है, नहीं, सफ़ेद है। मतलब उसमें जो पार्टिकल सस्पेंडेड है वो कार्बन नहीं है, क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट कैसी होती है, लिक्विड। तो व्हेन लिक्विड पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन एयर देन इट इज कॉल्ड एज स्मोक, फॉग। स्मोक क्या है, जब फॉग और स्मोक दोनों मिल जाएं, धुआं और कोहरा दोनों को मिला दो तो बन जाता है स्मोक। वो भी क्या है, एरोसॉल। तो एरोसॉल एयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। क्या है एरोसॉल, दीज आर दी सस्पेंडेड पार्टिकल। अब सस्पेंडेड का मतलब है लटके हुए हैं, ऐसे ऐसे लटके हुए हैं, इस तरीके से, ठीक है। ना तो पूरी तरीके से मिक्स है, ना एक जगह सेटल्ड है, बीच में टंगे हुए हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंडेड। तो सस्पेंडेड जैसे इंसान सस्पेंड हो जाता है, जॉब से सस्पेंड हो जाता है, ना नौकरी है ना गई है, क्या है, सस्पेंड है। ऐसे होता है ना, ऑफिसर सस्पेंड कर दिए कर दिए जाते हैं तो हम कहते हैं सस्पेंड है। अगर नौकरी चली गई है तो बोल देते नौकरी चली गई, लेकिन हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सस्पेंड। इसका मतलब नौकरी है भी और नहीं भी है, बीच में लटके हुए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंडेड पार्टिकल जब होंगे एयर के अंदर, वेदर दे आर लिक्विड पार्टिकल और दे आर सॉलिड पार्टिकल, देन दे आर कॉल्ड एज एरोसॉल. So atmosphere is a mixture of basically three elements. First is water vapor, another is gas, and third is aerosols. Clear है, समझ में आया ना। These are two types of gases in atmosphere. अब जो हम बात करते हैं सबसे पहले गैसेस की, यानी जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं वो कितनी तरीके की हो सकती है। बहुत सारी गैसेस है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब क्या है, गैसेस हैं। अब ये सारी की सारी गैसेस को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला है कांस्टेंट गैस या परमानेंट गैस, और दूसरा है वेरिएबल गैसेस, ठीक है। पहली कांस्टेंट या परमानेंट गैस और दूसरी है वेरिएबल गैसेस। अब कौन सी गैस होंगी जिन्हें हम कांस्टेंट या परमानेंट